नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवसी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवसी रह सागर जी महाराज की। बंधु, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच गुरु चरणों के अनन्य भक्त और गुणायतन से विशेष रूप से जुड़े हुए डॉक्टर राजेश जैन, जो यहाँ के हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें सपरिवार आमंत्रित कर रहा हूं, वो कृपया पधारें और गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और गुणायतन की ओर से उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रमेश जी जैन, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, और संरक्षक गुणायतन श्री ऋषभ जी, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। उन दोनों महानुभावों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। इंजीनियर श्री रमेश जैन, जो गुणायतन ट्रस्टी, और संरक्षक गुणायतन श्री ऋषभ जी मिर्जापुर से पधारे हैं, जो उनका भावभीन सम्मान करेंगे। और सम्मान के इस क्रम में आप अपनी तालियों का आदान देकर के बंधु डॉक्टर पीएन जैन साहब उपस्थित हैं, तो आ जाइए ऊपर मंच पर। और डॉक्टर राजेश जैन साहब, अरे भैया ये क्या हो? चलिए अभी शायद वो उपस्थित नहीं है। और बंधुओं, आज का जो सत्र है संघ का समाधान का, विशेष रूप से यहाँ के जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनके लिए समर्पित है। तो मैं इस संघ का समाधान कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रवीण श्रीवास्तव से कर रहा हूँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रवीण श्रीवास्तव जी को, जो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे AIMA के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राकेश जैन। मुनिश्री के चरणों में नमन करता हूं। मेरा प्रश्न आपके लिए प्रश्न नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि आप पूरे चिकित्सा समुदाय का, मेरी चिंता का और चिकित्सा जगत की जो चिंता आज हो रही है उसका मार्गदर्शन करें। आज के परिवेश में या पहले जो चिकित्सकों को प्यार, सम्मान और विश्वास मरीजों से, मरीजों के परिजन से, समाज से मिलता था, वो वर्तमान में कम हो रहा है। इस बारे में हम सब चिंतित हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय आपने उठाया है। इस संदर्भ में हमें चिकित्सा के 3 सिरों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चिकित्सक, चिकित्सा और चिकित्सु। चिकित्सु यानी मरीज, जिसकी चिकित्सा होनी है। तीनों पर विचार करना होगा। चिकित्सक की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारे शास्त्रों में चिकित्सक को तो प्राणाचार्य की संज्ञा दी गई है। प्राणाचार्य, उसे भगवान के समतुल्य कहा गया है। चिकित्सा हमारे आरोग्य की रक्षा का एक सबल निमित्त है। और जो चिकित्सु है उसको भी जागरूक भी होना चाहिए, समर्पित भी होना चाहिए, श्रद्धालु भी होना चाहिए। लेकिन आज देखने में ये आता है कि तीनों गड़बड़ा गए हैं। चिकित्सक जो प्राणाचार्य की भूमिका में जीता था, अब चिकित्सक को लोग बड़ी गंदी दृष्टि से देखने लगे हैं। अगर लोगों की शब्दावली में बात करूं तो कई बार लोगों के मुख से ये शब्द सुनने को मिलता है, डॉक्टर ने लूट लिया। ये शब्द पूरे चिकित्सा जगत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।
ऐसा क्यों हो रहा है? चिकित्सा आज महंगी हुई है, चिकित्सा का स्तर बढ़ा है, लेकिन उसके पीछे की भावना बिगड़ गई। पहले चिकित्सा को सेवा की पर्याय के रूप में देखा जाता था, वर्तमान में चिकित्सा एक इंडस्ट्री हो गई। और जब चिकित्सकों की तरफ से कई बार ऐसी बातें प्रकाश में आती है कि मरणोपरांत भी व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रखा गया, ये घटनाएं आती, अफवाह नहीं, यथार्थ है। और ये भी विडंबना, ये सब प्रायः बड़े अस्पतालों में होता है। तो ऐसी हरकतें पूरे चिकित्सक समाज की छवि को बिगाड़ती है। मानता हूं आज भी बहुत से ऐसे चिकित्सक हैं जो मसीहा बनकर लोगों की सेवा करते हैं, और इस तरह की हरकत करने वाले कतिपय लोग ही हैं। अनावश्यक जांचें, गैर जरूरी सर्जरी, जरूरत से ज्यादा दवाइयां एक अच्छे चिकित्सक के लक्षण नहीं है, और ऐसा हो रहा है। उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। उसका कारण यह है कि चिकित्सक को चिकित्सक बनने में कई करोड़ रुपया लगाने पड़ते हैं। 1-1.25 करोड़ में एमबीबीएस, उसके बाद 1-2 करोड़ पीजी में लगते होंगे। कितने लगते हैं आप ही लोग जानते होंगे, मैं नहीं मानता, मुझे नहीं मालूम कितने लगते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, 2-1 तो लग जाते होंगे ना। देखो, उसके बाद अगर नर्सिंग होम खोलना, अपना खुद का अस्पताल बनाना है, तो 5-7-10 करोड़ रुपया लगाओ। कहां से लाओ? बैंक से लो। बैंक ने लोन दिया, आपने बिल्डिंग खड़ी करके अस्पताल खोल दिया, अब ब्याज का मीटर घूमना शुरू हो गया। मेरे एक संपर्की हैं, उसके मित्र का अस्पताल है। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मेरा मित्र मुझसे कहता मैंने अस्पताल खोल के बड़ा पाप कर लिया। तो क्यों? बोले 22,000 रुपया रोज की मेरी किस्त है, जब तक 3 ऑपरेशन नहीं कर लेता तब तक चैन नहीं पड़ती। बात समझिए, 22,000 रुपया रोज की किस्त जिसको भरनी है, तो वो तो पहले 3 ऑपरेशन करना खोजेगा ही ना। तो फिर जरूरी हो गैर जरूरी, आओ काटो और काम करो। ये एक बड़ी अव्यवस्था है, इसमें प्रतिस्पर्धी वातावरण बन गया। पहले डॉक्टर ज्यादातर ओपीडी चलाते थे, अस्पताल कम थे। अब ओपीडी में बैठने वाले डॉक्टर कम हो गए, अस्पतालों की ओर भागने लगे। तो मैं आप सबको एक सलाह दूंगा, अगर आप चाहते हो कि चिकित्सा के पेशे में जुड़े रहकर हम सेवा का कार्य कर कुछ पुण्यार्जन करें और जीवन को कलंकित करने से बचाएं, तो अस्पताल तभी खोलना जब तुम्हारे गांठ में दाम हो। बैंक का पैसा लेके मत खोलना। ब्याज की चिंता से मुक्त होकर के करना, क्योंकि आप भी गृहस्थ हो, बाल बच्चे हैं, अपना घर बेच के तो संसार नहीं चलाओगे। तो फिर तो आप पेशेंट को पेशेंट के रूप में कहां देखते हो, क्लाइंट के रूप में देखना शुरू कर देते हो। तो उससे बचिए। आप कम कमा कर ज्यादा खुश रहोगे, ज्यादा कमाने की चाह में जीवन को बर्बाद करने की अपेक्षा। दूसरा, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस का पूर्ण फायदा उठाएं, उतनी ही जांचें कराएं और उतनी ही दवाइयां दें जितनी की जरूरी है। मेरे संपर्क में कई ऐसे लोग हैं जिनकी पैथोलॉजी लैब है, वो बोलते हैं महाराज 40 से 50% तो डॉक्टर को देना पड़ता है। मैं सच बोल रहा हूं या नहीं? बोलो, है ना? क्या ये नैतिक है?
अगर डॉक्टर को पैसा चाहिए तो अपनी फीस बढ़ा के लेना। ऐसी प्रवृत्ति जब तक रहेगी तब तक चिकित्सक जगत सम्मान कैसे पाएगा? उन्हें ये सोचना है। ये परिवर्तन किया जा सकता है। मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हैं, उनमें आपके बीच बैठे हुए भी हैं, डॉक्टर पी.एन. साहब बैठे हैं और सब हैं। मैं मानता हूं ये जो बातें कर रहा हूं मैं दूसरे चिकित्सकों की कर रहा हूं, सतना के सब बहुत अच्छे हैं। क्यों? एक बार चिकित्सकों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ। और ऐसा आशीर्वाद देना चाहता हूं कि सतना के चिकित्सक सारे चिकित्सक जगत के अपवाद साबित हो जाए, एक उदाहरण बन जाए। ये प्रयास करना चाहिए। अर्थ प्रधान युग है और अर्थ लिप्सा की दौड़ ने होड़ ने हमारी संवेदनाओं को लीन लिया है और बढ़ती हुई संवेदनहीनता के परिणाम स्वरूप इस तरह के कृत्य हो जाते हैं। तो जो भी है इसे बदले और उत्तम चिकित्सा दे। मैं सभी चिकित्सक बंधुओं से कहता हूं एक बात और, आपकी पूरी पढ़ाई के क्रम में आपको अनेक बार डिसेक्शन करना पड़ा। आपकी शिक्षा के लिए अनेक निर्दोष जीवों का वध आपके हाथों हुआ कि नहीं हुआ? मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज हमने मेडिकल की पढ़ाई की, ऐसा हो गया, अब क्या करें? हम बोले इसकी एक ही प्रायश्चित है, जो वाकई में गरीब और जरूरतमंद है उनकी निःशुल्क चिकित्सा करके पश्चाताप करो, सेवा करो, उनके लिए मसीहा बनो और हिसाब से काम करो। ये तो बात चिकित्सकों के लिए हुई। चिकित्सा की प्रक्रिया बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें औषधि भी है और मेडिकल फैसिलिटीज भी है, पैरामेडिकल फैसिलिटीज भी है। वो अत्याधुनिक हुई है तो महंगी भी है। आज एक से एक उत्तम से उत्तम जांचें हो गई। आज किसी भी बात की परीक्षण के लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं है। तो चिकित्सा जितनी ऊंची होगी उसका दाम उतना अधिक लगेगा, लेकिन उसमें भी जितना बन सके अनावश्यक चीजें कम होनी चाहिए। और इन दोनों बातों को ठीक करने के लिए शासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसी नीतियां बनाए कि चिकित्सकों का पेट भी भरता रहे और सही चिकित्सा भी होते रहे। ये जवाबदारी सरकार की है। यद्यपि सरकार ने आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं बनाई, पर मैं उसे नाकाफी समझता हूं। कायदे से चिकित्सा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जरूरत पड़े तो वो टैक्स और बढ़ा ले, पर ऐसी व्यवस्था दे कि साधारण से साधारण आदमी को भी 5 स्टार चिकित्सा मिल सके। ये काम होना चाहिए। देश की दुर्वस्था तब दूर होगी। अब चिकित्सु भी आजकल गड़बड़ करते हैं। वो डॉक्टरों के प्रति कृतज्ञता भरी दृष्टि नहीं रखते। मुझे याद है यही सतना में था, डॉक्टर राजेश जी आपकी बात दोहरा रहा हूं, मुझे याद है यही सतना में था तो कुछ लोग डॉक्टर साहब के अस्पताल में आके हंगामा किए थे। उस दिन डॉक्टर साहब ने व्यथित होकर भारी मन से मुझसे कहा था, महाराज मेरा मन तो कभी कभी ये करता है कि अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाऊं, आजकल जी का जंजाल बन गया है। ऐसी दृष्टि रखोगे तो कोई चिकित्सक आगे नहीं आएगा। हर डॉक्टर गलत नहीं होता, हर बात को डॉक्टर की गलती के रूप में देखना भी ठीक बात नहीं है। चिकित्सक को डॉक्टर के प्रति कृतज्ञता भरा भाव रखना चाहिए, श्रद्धा भाव रखना चाहिए। एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि कितना भी बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर केवल निमित्त होता है। डॉक्टर तुम्हारी चिकित्सा कर सकता है, पर तुम्हारी आयु को रोक पाना डॉक्टर के बस की बात नहीं है।
इसलिए हर बात में डॉक्टर को आरोपी बनाना ठीक नहीं, और एक ही चश्मे से सभी डॉक्टरों को देखना भी ठीक नहीं। यदि तीनों बातें ध्यान में रखी जाए तो मैं समझता हूं आपकी जैसी व्यथा किसी के जीवन में नहीं आएगी, सब सुरक्षित रहेंगे। और हमें यही भावना रखनी चाहिए। साथ ही चिकित्सकों से मैं ये और कहूँगा कि अपने रोगियों को वो मानसिक रूप से संतुष्ट करें, जो प्लेसिबो इफेक्ट बढ़ाए। अगर चिकित्सक थोड़ा सा सद्भावनापूर्ण व्यवहार करके चिकित्सकों के अपने चिकित्सु रोगियों के प्रति थोड़ा ध्यान दे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। उनके साथ उनका आत्मीय संवाद जुड़ने से उनकी बीमारियां काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। मैं समझता हूं पर्याप्त हो गया। डॉक्टर राकेश जैन, वाइस प्रेसिडेंट AIMA, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर वेंकटेश अग्रवाल सतना। मुनि चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी व्यथा ये है महाराज जी कि हम डॉक्टर्स लोग अपने मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी तरह से नहीं निभा पाते। तो कृपया मार्गदर्शन दें कि हम ये दोनों के बीच में कैसे चल सकते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी व्यथा है। देखिए, बात बिल्कुल सही है और ये व्यथा तो बड़ी है, पीड़ा ही है। डॉक्टरों को तो 24 घंटे 7 दिन वाला काम होता है, और ख़ासकर उस डॉक्टर को जिसकी नर्सिंग होम और घर एक ही जगह हो, उसको तो बहुत दिक्कत होती है। हर व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के साथ न्याय तो करना चाहिए, पर प्रोफेशन के साथ साथ पर्सनल लाइफ का, फैमिली लाइफ का, सोशल लाइफ का और रिलीजियस लाइफ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए चाहिए कि कुछ प्राथमिकताएं तय करें। मैं बहुत सारे चिकित्सक बंधुओं को जानता हूं जो अति व्यस्ततम चिकित्सकों में एक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी व्यवस्था ऐसी बनाए हैं कि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और धर्म के कार्य के लिए भी पर्याप्त समय निकाल लेते हैं। आप सबके बीच डॉक्टर PN जैन खड़े हैं। खड़े हो जाए डॉक्टर साहब, एक परिचय जरूर कराना चाहूँगा। ये टाटा मेमोरियल के बड़े सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और पूरे चिकित्सक जगत के लिए एक आदर्श हैं। आदर्श इसलिए कि ये गरीबों के मसीहा हैं। कोई भी कैंसर का रोगी इनके पास पहुंचता है, ये सब से ज़्यादा प्राथमिकता उसे देते हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है, चिकित्सकीय सहायता देने के साथ साथ उनके ऑपरेशन और अन्य चीज़ों का खर्चा भी ये अपने जेब से भी करते हैं, नहीं कर, और अधिक हो जाए तो औरों से करवा देते हैं। और इनके पास पर्याप्त समय रहता है। ये साल में 4-5 बार तो मेरे ही पास आ जाते हैं। अभी कल के आए हुए हैं और अभी इनका 2 दिन का कार्यक्रम और है। तो ये चीजें हैं। व्यस्तता तो आपकी बनी रहेगी। डॉक्टर और वकील टायर्ड हो जाए, रिटायर्ड नहीं होगा। समझ गए ना? टायर्ड भले हो जाए, रिटायर्ड नहीं होगा। तो हमें खुद तय करना होगा कि हमें कैसा क्या करना है। इमरजेंसी, आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी चीजों को आप अगर सुव्यवस्थित कर दे तो आप सबके साथ न्याय कर सकेंगे। डॉक्टर वेंकटेश अग्रवाल सतना, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर रजनीश जायसवाल जी। श्रद्धेय मुनि जी, जिनके दर्शन मात्र से जीने की इच्छा होती है, जिनके ओजस्वी शब्द हृदय में राग द्वेष को निश्चल प्रेम में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे परम पूज्य मुनि को हम सब सानिध्य में पाकर धन्य हैं। हार्दिक कृतज्ञता।
धरती माँ के गोद में मेरे ख्याल से जीवन का खेल सृजन और विनाश से जुड़ा हुआ ही होता है। कई बार इतने सालों के बावजूद, अत्याधुनिक चिकित्सा से संबंधित होने के बावजूद, हर व्यक्ति में कोशिकाओं का व्यवहार कई बार कई भी कैलकुलेशन के बाद समझ में नहीं आता है। उसके लिए कोई आध्यात्मिक सूत्र या स्वास्थ्य का सूत्र जीवन मित्र के माध्यम से क्या हो सकता है, मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी, आप खड़े रहे 2 मिनट। बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई कि अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से संबद्ध होने के बाद भी कोशिकीय व्यवहार हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, एक सा नहीं रहता। इस पर नियंत्रण के लिए अध्यात्म हमारे लिए बहुत अच्छा साधन है, और वह साधन है भाव शुद्धि का। चूंकि आप एक चिकित्सक हैं तो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। जो काम औषधियां करती है वही काम बहुत अंशों में हमारे भावों से भी हो सकता है। आप सब इस बात को अच्छे तरीके से स्वीकार करते हैं कि हमारी भावनाओं का हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से गहरा संबंध है, और ये बात भी आप स्वीकार करेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारी कोशिकीय प्रणाली को भी प्रभावित करती है ना। तो जब अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रभावित होती है हमारी भावनाओं से, तो हम भाव शुद्धि को अपनाएं। चिकित्सकीय जो भी सुविधाओं का हम लाभ लें, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम भाव शुद्धि लेकर के चले तो हो सकता हमें चिकित्सा की ही जरूरत न पड़े। हमारी संस्कृति में एक बड़ी पुरानी कहावत है, दवा से ऊंचा स्थान दुआ का है। ये कहावत है। आप चिकित्सक बंधु भी अपना 100% देने के बाद भी कहते हैं अब तो ऊपर वाले पर है। ये सब क्या है? ये हमारे भावों को ही प्रेरित करने की चीजें हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपके एलोपैथ में स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है, मैं आपके मुख से सुनना चाहूंगा, थोड़ा बताइएगा। माइक पे बोलिए। एलोपैथी में स्वास्थ्य का लक्षण, माइक पे बोलिए आप। स्वास्थ्य चूंकि हिंदी शब्द है तो हाँ। मैं स्वास्थ्य को परिभाषा जो स्वयं में स्थित हो, हेल्थ का आप एलोपैथी से पूछ रहा हूं मैं, बाकी तो मैं इस स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये एलोपैथ मानता है। जी जी जी। स्पिरिचुअल, मेंटल, सोशल और फिजिकल। बहुत सुंदर। यदि ये बात एलोपैथ मानता है तो हमारी संस्कृति में भी स्वास्थ्य की यही परिभाषा बताई गई। सम धातु समाग्निश्च समानश्च मलक्रिया प्रशांत आत्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थयति विधीयते। जिसकी धातु स्वस्थ हो, जिसकी अग्नियां स्वस्थ हो, जिसका मल स्वस्थ हो, जिसके बात पित्त कफ रूप त्रिदोष समान हो, जिसकी आत्मा प्रशांत हो, इंद्रियां शांत हो और मन निर्मल हो, वो स्वस्थ हो। तो आपने जो बात कही फिजिकल के साथ मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल सब बैलेंस होना चाहिए। पर आज हाँ, नॉट मियर एब्सेंस ऑफ द डिजीज, बिल्कुल, बहुत सुंदर। केवल बीमारी के अभाव का नाम स्वास्थ्य नहीं है, जीवन के संपूर्ण संतुलन का नाम स्वास्थ्य है। इसलिए मैं आप सभी चिकित्सक बंधुओं से कहूंगा, आप बीमारी का इलाज तो करते हो, बाकी चीजें प्रिस्क्रिप्शन में क्यों नहीं लिखते? ये भी होना चाहिए ना। अगर चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन में ये बातें समाहित होने लगे तो आज भी दवाइयां बहुत कम हो जाए।
अभी बहुत सारे चिकित्सक जो मेरे संपर्क में आए भावना योग करने के बाद, डॉक्टर के.एम. गंगवाल तो अनेक बार इस मंच से बोले, वे अपने प्रिस्क्रिप्शन में भावना योग भी कराते देते हैं। अगर मुझे अनुकूलता मिली तो एक दिन जरूर आप लोगों के बीच भावना योग कराऊंगा, और मैं चाहता हूं पूरा चिकित्सक जगत उसका लाभ ले। और उन्होंने ये पाया कि जब भावना योग साथ में जोड़ते हैं तो लोगों को थायराइड जैसी बीमारी के लिए जो गोलियां हैं धीरे धीरे कम होने लगी है, और कई लोग जो 25 से 50 mg तक लेते थे उनकी तो छूट ही गई। तो क्यों ना हो जब कोई चिकित्सक अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखे तो इन बातों को भी समायोजित करे। अगर ऐसा करने लगेंगे तो इस देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। डॉक्टर रजनीश जायसवाल सतना, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अभिषेक जैन, बीएमओ, देवेंद्र नगर। माननीय मुनिवर के सादा चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा जो सवाल था उसका जवाब तो आपने वैसे ही दे दिया है। सब कुछ सवाल यही था कि हम जो चिकित्सक दिन रात पढ़कर एक डिग्री लेकर या जो भी नर्सिंग होम बना करके अपनी पूरी ज्ञान की गंगा पूरी तैयारी से हम अपने मरीजों का अच्छे से अच्छा इलाज करने का प्रयास करते हैं। 20 साल पहले हमें बिल्कुल टेंशन नहीं रहता था कि हम मरीज को किस प्रकार से ट्रीट करें। आज के परिवेश में हम ये देख रहे हैं कि जब भी कोई मरीज हमारे पास आता है हम उसको जितने अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जितनी जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, समस्त आधुनिक उपकरण के द्वारा जांच करने के बाद जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो देने के बाद भी कई बार रिजल्ट्स मरीज के भावनाओं के अनुकूल नहीं मिलता है, और उन परिस्थितियों में मरीज सारा का सारा दोषारोपण हम चिकित्सकों के ऊपर ही कर देता है। वो ये नहीं देखता कि उसने पहले से क्या तैयारी की, उसकी मरीज की कंडीशंस क्या है। इस कंडीशन को देखते हुए, और इमरजेंसी तो हम लोगों के पास हमेशा रहती है, 24 घंटे काम करना ही पड़ता है। इन सब परिस्थितियों में जब कोई मरीज हमारा एक्सपायर हो जाता है तो ये निश्चित है कि जितना मरीज के परिवारजन जितना उस मरीज को देखकर दुखी होते हैं उससे ज्यादा हम लोग भी अपने पे उस चीज को महसूस करते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आत्मगालिनता हम पे आ जाती है कि हमने क्या सचमुच में कहीं कुछ गलत किया। और ऐसे में हमारा अपना जो चिकित्सकीय वो है व्यवसाय है उसमें हम आत्मगिलता फील करने लग जाते हैं, और निश्चित रूप से मानसिक रूप से बहुत आघात हम लोगों को मिलता है। साथ में समाज की तरफ से जो प्रार्थना जो दोषारोपण हम लोगों पे किया जाता है, और ये एक प्रक्रिया बन गई है कि किसी भी नर्सिंग होम में, कहीं भी हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो या कहीं पर भी हो, कुछ भी यदि दुर्घटना घटती है उसका 90% दोष सिर्फ चिकित्सकों के ऊपर दे दिया जाता है। इस आघात से हम लोग बहुत विचलित हैं। इन सबको देखते हुए हमारे बच्चे भी हमारी जो जीवन की नित्य नई की जो जीवन शैली है उसको अपनाने से नकारने लग गए हैं, और लगता है कि बोलते हैं कि पापा आप लोग इतना सब पढ़ने के बाद भी अगर इस तरह की जीवन शैली गुजार रहे हो तो क्या हम लोग भी उस प्रकार की जीवन शैली गुजारे हैं। इन सब बातों को लेकर हम लोग बहुत दुखी हैं। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, आपने बहुत बड़ा दर्द प्रकट किया है, और ये दर्द आपका नहीं, मैं समझता हूँ सभी चिकित्सक बंधुओं का है, और ऐसा उचित नहीं है। चिकित्सकों को लेकर के आम धारणा इस तरह की बनाना कतई उचित नहीं है। एक बार एक डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, महाराज आजकल तो कई बार हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस कहता है कि कोई जांच की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाए, फिर भी हम लोगों को जांच लिखनी पड़ती है क्योंकि डर लगता है कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये कंज्यूमर फोरम में न चला जाए। ये एक दिक्कत है। मीडिया भी नकारात्मकता को फैलाता है, और फिर कोई वकील साथ में मिल जाए तो कहना क्या, बड़ी गड़बड़ियाँ हो जाती है। वो गुरबेल और नीम में चढ़ जाए तो बड़ा गड़बड़ होता है। हमें हर बात को पूर्वाग्रह मुक्त होकर तटस्थ भाव से देखना चाहिए, तभी हम सही न्याय कर पाएंगे। यदि ऐसी तटस्थता नहीं होगी तो जैसा आपने कहा, आने वाले दिनों में हम अच्छे चिकित्सकों को नहीं पाएंगे। क्यों आगे बढ़ेंगे? इसलिए परिवर्तन होना चाहिए सोच में, और चिकित्सकों की छवि कोरोना काल में बहुत अच्छे से उभर गई कि चिकित्सक कितना मसीहा होता है। जिस समय कोरोना का खौफ था
उस समय चिकित्सकों ने अपनी जान हथेली में रखकर लोगों की सेवा की। क्या एक कम बड़ा योगदान है। यदि उस समय डॉक्टर्स नहीं होते तो हमारे देश का क्या, दुनिया का क्या होता। तो लोगों को किसी भी क्षेत्र में नकारात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहिए। हर बात को सकारात्मकता और तटस्थता के साथ देखना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक जैन, बीएमओ देवेंद्रनगर, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रमोद पाठक, सिविल सर्जन, सतना। गुरुवर के चरणों में बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि हम चिकित्सक गर्भपात के लिए बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में बहुत सारी महिलाएं आती हैं और हम लोग को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। महाराज जी, मेरा ये था कि अगर हम गर्भपात करते हैं तो गलत कर रहे हैं, और अगर नहीं करते हैं तो अपने कर्तव्यों से मूर्ख हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो इस पर महाराज जी कृपया प्रकाश डालने गए कि क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। क्या गर्भपात कराने की गर्भपात कराने की इजाजत सरकार देती है? जी सर। किन परिस्थितियों में? मैं उसके बहुत सारे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलुअर हो जाए या कोई ऐसी बीमारी है अंदर, कंजेनिटल डिफेक्ट हो रहा है, इन कंडीशनों में, या दंपति नहीं चाह रहा, बीवी नहीं चाह रहा है, तो उन कंडीशनों में महाराज जी गवर्नमेंट इजाज़त देती है कि आप 12 देखिए, ऐसा है, चिकित्सक के हाथ में बहुत कुछ होता है। वो नहीं चाह रहा है और आप उसमें सहभागी बन रहे हैं, तो अवांछित पाप के भागी तो आप बन ही रहे हो। ऐसे समय में अगर थोड़े से कुशलता का प्रयोग करो और सामने वाले को समझा बुझा दो, उसका मन बदल दो, तो आप दोनों बातों से बचोगे। पाप से भी बचोगे और कानून के डर से भी बचोगे। दोनों चीज़ों से बच सकते हैं। हमें ऐसा ही रास्ता अपनाना चाहिए, बीच का रास्ता निकाल करके काम करना चाहिए। लेकिन कितनी भी आवश्यकता हो, हमें गर्भपात जैसा कुकृत्य कभी करना ही नहीं चाहिए। केवल एक ही अपवाद, जब जच्चे और बच्चे की जान पर खतरा हो। मेरे ख्याल से ऐसे प्रकरण बहुत कम आते होंगे, ज़्यादातर अवांछित संतानों के आते हैं, पर उसके लिए, उसके निमित्त इस तरह का कृत्य करना घोर अवांछनीय और निंदनीय है। हम इनसे बचना चाहिए। डॉक्टर प्रमोद पाठक, सिविल सर्जन, सचना। नमस्ते महाराज जी, मैं जो प्रश्न लेके आया था, पूछना चाहता था, पूर्ववर्ती चिकित्सकों ने सब पूछ लिया। बहुत अच्छा, तो उसका जवाब तो मुझे मिल गया उनके द्वारा, प्रश्नों के द्वारा। किंतु मैं अब कुछ से हट के पूछना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हम अपने मानस पटल में किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, चाहे वो मरीज हो चाहे कोई अन्य हो, अच्छा बुरा जो भी, क्या उसका एक ऊर्जा के रूप में उस पर प्रभाव पड़ता है, और क्या अपने स्वयं के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है इसका? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसका बेहद प्रभाव पड़ता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का अपार भंडार है। हम ऊर्जा का ग्रहण कर सकते हैं, ऊर्जा का प्रक्षेपण कर सकते हैं, एक दूसरे को बांट भी सकते हैं। जैसे पानी जहां से बहता है, उसे जैसी मिट्टी का संसर्ग मिलता है, उसका वैसा रंग बन जाता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा जैसे व्यक्ति के बीच से गुजरती है, वो वैसी हो जाती है। आजकल दो शब्द ज्यादा रूढ़ हो गए, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। जो व्यक्ति सकारात्मक हो, शांत हो, संत प्रवृत्ति के हो, उनसे सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और उनके संसर्ग में आने वाली ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। और जो व्यक्ति उग्र मिजाजी हो, अशांत हो, व्यग्र और बेचैन हो, नकारात्मकता से भरा हो, उसके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा निकलती है और उसके आसपास की ऊर्जा भी नकारात्मक होती है। और ये बात अनुभव सिद्ध भी है।
हम किसी सत्पुरुष के सानिध्य में बैठते हैं तो क्या एहसास होता है, और किसी दुर्जन प्रकृति के व्यक्ति के निकट जाते हैं तो क्या आभास होता है। सबका अनुभव है। संतों के पास जाते हैं तो कैसा लगता है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे तरह के व्यक्ति के पास जाएंगे तो अलग लगेगा। इसी तरह किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो अलग एहसास, और किसी पहाड़ की चोटी में विजन पहाड़ी पर जाएं तो वहां की सुखद वायु में अलग एहसास। ये सब इस बात का प्रमाण है कि हमारी ऊर्जा एक दूसरे से प्रभावित होती है, और वह ऊर्जा एक दूसरे को प्रभावित भी करती है। समझ गए? तो हम यदि किसी के प्रति अच्छी भावना रखते हैं तो बहुत अंशों में वह सामने वाले का अच्छा कर सकती है। बुरी भावना करने से हम आसपास का वातावरण भी बुरा कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए हम सारे जग की मंगल की कामना करें, खुद सकारात्मक बने और औरों को सकारात्मकता से भरें। चिकित्सकों की श्रृंखला के इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं यहाँ उपस्थित विप्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PN जैन मुंबई को। बंधुओं, कुछ समय पूर्व हमने आमंत्रित किया था डॉक्टर राजेश जैन साहब को, जो गुरुचरणों के अनन्य भक्त हैं और गुणायतन से बहुत ही विशेषता के साथ वो जुड़े हुए हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि पधारें गुरुवर के चरणों में, सपरिवार श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण करें, और गुणायतन की ओर से उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री गुणायतन ट्रस्टी श्री रमेश जैन इंजीनियर और गुणायतन के संरक्षक श्री ऋषभ जी जैन मिर्जापुर को, और साथ में वीरेंद्र जैन मालथौन जो गुणायतन ट्रस्टी हैं और देवोदय महासंघ के महामंत्री हैं, और श्री संजय जी गोधा जो धनबाद से पधारे हैं गुणायतन ट्रस्टी, वो भी आ जाएं। हमारे डॉक्टर राजेश जी का तमाम चिकित्सीय व्यवस्था से पेशा से जुड़े होने के बावजूद भी वो गुरु चरणों के बड़े अनन्य भक्त हैं और समय निकाल करके बराबर जाया करते हैं। एक बार जोरदार करतल अभिनंदन कर दीजिए बंधु, इनके सम्मान में, इनकी भावना के सम्मान में, गुरु चरणों के प्रति जो इनके निष्ठा है उसके सम्मान में उनके तालियों से ग्रहण कर दीजिए। और सम्मान कर रहे हैं हमारे श्री रमेश जी जैन इंजीनियर जो अध्यक्ष हैं सतना जैन समाज के गुणायतन ट्रस्टी हैं, ऋषभ जी मिर्जापुर जो संरक्षक हैं गुणायतन के, हमारे श्री संजय जी गोधा जो धनबाद झारखंड से पधारे हैं, वीरेंद्र जी मालथौन जो देवोदय महासंघ के महामंत्री गुणायतन के ट्रस्टी हैं, ये सभी सम्मान कर रहे हैं हमारे डॉक्टर राजेश जैन साहब का। और उनके महिला सदस्यों के सम्मान के लिए सुमन जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। सुमन जी मिर्जापुर आ जाएं और आप सम्मान के क्रम में अपनी तालियों का अवदान देते रहे बंधु। ये इनकी भावना का सम्मान है, इनके गुरु परिजनों के प्रति निष्ठा, गुणायतन के प्रति जो इनका अनुराग है, लगाव है, उसका सम्मान है। ऐसे लोगों को अपने बीच पाकर के सतना के समाज बड़ी गौरवान्वित है। गुणायतन परिवार भी आपसे जुड़कर अपने आप को बहुत उपयुक्त मानता है बंधु। गुरुदेव, इस श्रृंखला को मैं सम्मान क्रम चल रहा है। सद्भावना का दुपट्टा पहना के सम्मान किया जाता है, बहुमान की माला पहना के सम्मान किया जा रहा है, यशस्विता का तिलक लगे सम्मान किया जा रहा है, और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मान दिया जा रहा है। आप अपनी उद्गार के स्वरूप तालियों का अवदान दे करके सम्मान की गरिमा को बढ़ा दीजिए। गुरुदेव, एक प्रश्न HDFC म्यूचुअल फंड के CIO श्री प्रशांत जी जैन ने अभी भेजा है यहाँ से, चूंकि यहाँ पर चिकित्सक लोग भी बैठे हैं इसलिए प्रासंगिक है कि फास्ट फूड की परिभाषा क्या है और इसका सेवन क्यों उपयुक्त नहीं है। फास्ट फूड की क्या परिभाषा, बाकी परिभाषा अपनी जगह पर, मैं एक अपनी परिभाषा आपको बताता हूँ। जो बने जल्दी और पचे देर से उसका नाम फास्ट फूड। ठीक है ना? क्यों? ये परिभाषा पसंद आई ना?
जो बनाने में देर न लगे, तुरंत बन जाए, लेकिन पचाने में वस्तुतः ये सब हमारी प्रकृति के विरुद्ध है। सारे चिकित्सक बंधु बैठे हैं। फास्ट फूड मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग का एक विशेष कारण है। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। अमेरिका जैसी जगह में तो मोटापा से फास्ट फूड का संबंध जुड़ जाने के कारण आजकल फास्ट फूड के विरुद्ध एक अभियान जैसा चल गया है। इसलिए लोगों को चाहिए वे सात्विक भोजन ले, ऐसा भोजन करे कि जिसे पानी खाने के बाद ऊर्जा मिले, उसे पचाने में ऊर्जा न लगाना पड़े। ये ध्यान लोगों को रखना चाहिए। यदवा तदवा चीजों के सेवन से हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। इसलिए इनसे बचना चाहिए और भोजन वही करना चाहिए जो सात्विक होने के साथ साथ सुपाच्य भी हो। इन बातों को ध्यान रखें। डॉक्टर से खत्म। हाँ, आज तो पूरा सेशन डॉक्टरों को ही दे दिया जाए, और अगर किसी को पूछना है तो एक दो नाम ले लो। दीजिए दीजिए। आप अपना नाम बोल के आप वहीं से प्रारंभ कर दीजिए। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विपिन दुबे है। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर के रूप में जब हमारा, आपने ये तो बोला कि रिटायर नहीं होता डॉक्टर, लेकिन जब अपना कैरियर खत्म होने वाला होता है तब हमें ये ना सोचना पड़े कि हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। तो हमें चिकित्सक के रूप में क्या करना चाहिए, कैसा समाज को दें और अपने लिए भी? बहुत अच्छी बात है। देखिए, चिकित्सा एक कर्म भी है, चिकित्सा एक धर्म भी है, और चिकित्सा एक पेशा भी है। रिटायरमेंट के पहले तक चिकित्सा में पेशा हो और चिकित्सा में कर्म हो। रिटायरमेंट के बाद चिकित्सा मेरा धर्म बन जाए, जीवन संतुलित हो जाए। समझ गए? और डॉक्टर और कोई? चलिए आप तो जुड़ जाइए। इधर डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, माइक भैया, अपना नाम आप वहां से बोल देंगे। परम श्रद्धेय आचार्य मुनिदेव को मेरा चरण स्पर्श। मैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ सतना में हूँ। मेरे दो शंकाएं हैं। पहली चिकित्सा समुदाय के से संबंधित है। पहली जो व्यथा है हमारी कि हम चिकित्सक सभी का इलाज करते हैं, सभी को सुखी स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, पर जो सर्वे देखे गए हैं उसमें जो चिकित्सक की औसत आयु है एक सामान्य व्यक्ति की आयु से कम है। आखिर ऐसा क्यों है? और दूसरी जो व्यथा हमारी है, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और आज ही मेरे पास एक केस आया कि बच्चे को दाने निकले थे, बुखार आ रहा था, 10 दिन से बच्चा बीमार से पीड़ित था। उनके घर के, उनके गांव के सभी लोगों को उन्होंने दिखाया और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि बच्चे को माताजी है और इसका कोई इलाज नहीं करना चाहिए। अक्सर हमने अपने शिशु चिकित्सा में ये पाया है कि कई प्रकार की भ्रांतियाँ हमारे समाज में, हमारे पेरेंट्स के अंदर रहती हैं, जिसकी वजह से चिकित्सक तक जब तक केस आते हैं तब काफ़ी बिगड़ जाते हैं। और अक्सर ऐसा पाया गया है कि शिशु स्वास्थ्य में डॉक्टर को छोड़ के बाकी सभी डॉक्टर्स हैं, सब अपना इलाज वहाँ से प्रारंभ करते हैं और कब क्या करते हैं, कैसा करते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसा क्यों है कि डॉक्टर को छोड़ के बाकी सारी बातें मानी जाती हैं और डॉक्टर की नहीं? प्लीज़, धन्यवाद। देखिए, बात आपने दो रखी। पहली बात तो आयु कम क्यों है? देखिए, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर बचपन में एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझसे कुछ कहा करते थे, जिनके गोद में मैं खेला, बड़े अनुभवी व्यक्ति थे।
वो कहा करते थे, अब बात कितनी सही है ये तो आप लोग तय करेंगे, लेकिन आज संदर्भ में बात रखता हूं। वो कहते थे डॉक्टर, वकील और पुलिस, इन तीनों के पास हाय का पैसा होता है। बुजुर्ग थे, अनुभवी थे, वो क्यों हाय का पैसा, समझिए इस चीज को, इसके पीछे जुड़ी हुई मनोभावना को समझना है। डॉक्टर के पास कोई जाना नहीं चाहता, जाना पड़ता है। पुलिस के पास कोई जाना नहीं चाहता, जाना पड़ता है। और वकील के पास कोई जाना नहीं चाहता, जाना पड़ता है। उसमें उसे जो रुपए देने होते हैं वो मन मार कर देने होते हैं। हालांकि मैं इसे एकांगी नजरिए से नहीं देखता। बचपन में जब वो बोलते थे तो मैंने तय कर लिया था जीवन में कुछ भी बनूं, पर डॉक्टर, वकील और पुलिस तो नहीं बनूंगा। लेकिन अब सोचता हूं अगर ऐसा ही सब सोच ले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि समाज को डॉक्टर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है और पुलिस की भी जरूरत है। लेकिन ये एक बड़ा कड़वा सच है, यहां देना पड़ता है, देता नहीं। अगर इस बातों पर गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तो कुछ न कुछ कारण जुड़ेंगे। यह अन्वेषण का विषय है कि चिकित्सकों की औसत आयु कम क्यों है। आज मैं पहली बार सुन रहा हूं कि चिकित्सकों की औसत आयु आमजनों से कम है। वो भी एक चिकित्सक के माध्यम से सुन रहा हूं तो बात प्रामाणिक होगी। इंटरनेशनल है, तो इससे रहस्य का विषय है, इस पर शोध होना चाहिए। यहां बैठे बैठे एक बात मेरे मन में आ रही है, वो ये जिसे हमारे शास्त्र भी समर्थन देते हैं। हालांकि पूरे दावे के साथ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक संभावना दिखती है। चिकित्सक नित्य मरीजों को बहुत निकट से देखते हैं और उनके आंखों के सामने मृत्यु की घटनाएं ज्यादा घटती है। उस मृत्यु के काल में घटनाएं घटने से उनके अंदर कुछ संक्लेश का भाव आता है, क्योंकि कोई की मृत्यु देख करके मन में प्रसन्नता तो होती नहीं। भले एक ही दिन में कई लोग जाए, मन में तकलीफ तो होती है। हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई कि संक्लेश आयु कर्म की उदीर्णा का निमित्त है, यानी मन में संक्लेश की अधिकता हो तो हमारी आयु असमय में झरने लगती है। एक कारण ये बताया। दूसरी बात, यदि कोई देह का परित्याग करता है तो उस समय हमारे शास्त्रों में एक बात आई कि हमारे शरीर के परमाणुओं का बहुत तेजी से परिशातन होता है। मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं, हमारे सिद्धांत ग्रंथों में ये बात लिखी है और आपके प्रश्न से अभी मेरे मानस में आ रही, यद्यपि इस पर अभी और चिंतन अपेक्षित है। तो शरीर के परमाणुओं का जब परिशातन अधिकता से होता है तो वो परमाणु आपके शरीर के परमाणु को प्रभावित करते होंगे और ये आप चिकित्सक बंधुओं की आयु की क्षीणता का एक निमित्त बन सकता है। तो महाराज आपने तो डरा दिया, अब तो कोई डॉक्टर बनना ही नहीं चाहेगा। मैं आप सबसे कहता हूं डॉक्टर बनो और डटकर इलाज करो और सब बनो। आज समाज को चिकित्सकों की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज रोज नई नई बीमारियां खड़ी हो रही है। उनसे लोहा अगर कोई ले सकता है तो केवल डॉक्टर ही ले सकता है। भले तुम्हारी आयु और लोगों से कम हो, पर तुम्हारी पहचान भी सारे संसार में अलग है और अलग होनी चाहिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना जिए,
महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए, अच्छे से जिए। अल्प आयु लेकर के भी हम सब कुछ कर सकते हैं। किसी की ये 2 पंक्तियां बड़ी सार्थक है। किसी की 4 दिन की जिंदगी में, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी के 100 बरस की जिंदगी में कुछ नहीं होता। तो हम ऐसा करें कि 100 काम। और कोई चिकित्सा जगत से? सर जी, मुनि जी, हमारा दूसरा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न क्या था, फिर से याद दिला। कि आज हमारे समाज में, क्योंकि यह प्रश्न हमारी चिकित्सा, शिशु चिकित्सा से बहुत संबंधित है, और आपके माध्यम से याद आ गया मुझे। आपके माध्यम से मैं समाज को जागृत करवाना चाहता हूँ कि जो हमारे घर में आज हर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के अलावा, क्या ये कहाँ तक उचित है? देखिए, मैं आप लोगों से कहता हूँ, अंधविश्वासों का बिल्कुल हमें शिकार नहीं होना चाहिए, अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें जितनी मेडिकल एड है, जहाँ तक संभव उसका प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो कई बार प्रकरण बिगड़ जाते हैं और लोग अनपेक्षित विपत्ति के पात्र बन जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक ध्यान केंद्रित कराया है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक बात और याद आ गई, अभी एक प्रश्न आया था स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के संबंध में, आपने पूछा था। एक बात मैं आपके इस प्रसंग में सब लोगों से कहना चाहता हूँ। एक शिशु रोग विशेषज्ञ मेरे से मिले, उनकी करीब 25 साल पुरानी प्रैक्टिस थी। एक दिन चर्चा में मैंने ऐसे चर्चा की कि डॉक्टर साहब, आप 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे, मेरी आदत है, मैं जब लोगों से बात करता हूं तो बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने की दृष्टि से भी पूछ लेता हूं, अध्ययन करता हूं। मैं लोगों से बात नहीं करता, लोगों का अध्ययन करता हूं। तो मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, आप 25 साल से शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हो, आपको भी लगभग इतने साल हो गए होंगे। मैंने उनसे एक सवाल किया कि 25 सालों में बच्चों की बीमारी की स्थिति में क्या परिवर्तन आपने देखा? उन्होंने एक बहुत रहस्य की बात कही जो आज मैं सर्व समाज के बीच रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा, महाराज जी, आज से 25 वर्ष पहले, आज से 10 साल पुरानी बात बोल रहा हूं, मैंने आज से 35 साल पीछे चले जाना। उन्होंने कहा, महाराज, आज से 25 वर्ष पहले जब मेरे यहाँ कोई पेशेंट आता, बच्चा आता, तो बच्चे के साथ उसकी माँ और दादी आती। मेरे पास कोई पेशेंट आता तो बच्चे के साथ उसकी माँ आती, दादी आती, और बच्चे की माँ बच्चे की पीड़ा को देखकर घबराती तो उसकी सास कहती, बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना, बेटे चिंता मत कर, मैं हूं ना। और महाराज जी, 25 साल बाद अंतर ये आया कि अब बच्चे के साथ उसकी दादी नहीं आती, उसकी माँ आती और उसका पिता आता है। बच्चे की बीमारी को देखकर माँ घबराती है तो पिता कहता है, चिंता क्यों करती है, टॉप का डॉक्टर है, बढ़िया अस्पताल है, सब ठीक हो जाएगा। अभी पूरी बात सुनो। उन्होंने जो बात को आगे बढ़ाकर आज जिसकी वजह से मैं कोट कर रहा हूं, वो रेखांकित करने योग्य बात है। उन्होंने कहा, महाराज, अंतर ये है, पहले जो हमारा बच्चा 3 दिन में ठीक होता था, आज उसी को 10 दिन लग जाते हैं। कारण क्या है? मां का जो भावनात्मक संबल मिलता था, आज वो खो रहा है। अब पिता के पास डॉक्टर है, औषधीय समय नहीं है। मैं ये उत्तर उस संदर्भ में दे रहा हूं जो आपने पूछा था। तो हमें लोगों के स्पिरिचुअल को ध्यान में रखना चाहिए। समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव होने लगा है और इससे भी अनेक प्रकार की विकृतियां घटित होने लगी है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। विधायक, अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच स्थानीय विधायक श्री सिद्धार्थ कुशवाहा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आमंत्रित करूँगा यहाँ उपस्थित रोटरी क्लब सतना के श्री गोपाल धूप जी को। हाँ बोलिए। मुनि श्री के चरणों में सत सत नमन। मैं असल में अपने प्रश्न तो कल पूछ लिया था और आज सिर्फ जिस काम में हम लोग कार्यरत हैं समाज सेवा में, और
जनप्रतिनिधि के दिमाग में एक दुविधा होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सीधे चले आते हैं न्याय की उम्मीद लेके कि हम जाएंगे और हमें तत्काल वहाँ से न्याय मिलेगा या लाभ मिलेगा। तो कई बार दुविधा हो जाती है कि हम जवाब दें या ना देते हैं तो लोग रूठ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे निर्णय लेना चाहिए। और देखिए, एक किस्सा सुना देता हूँ। एक आदमी साहित्यकार था, वो अपने एक राजनेता, उसका मित्र एक राजनेता था, मंत्री था, उससे मिलने के लिए गया। बहुत दिन बाद गया तो नेता ने कहा तुम अचानक आए हो, आज मेरे दौरे का दिन है, चलो साथ में बैठो, गाड़ी में कुछ दौरा भी करना है। तो 5-7 जगह गया दौरे पे, जहाँ जहाँ गया लोग लंबी लंबी फाइलें ला करके दे रहे हैं, सब जगह अलग अलग ज्ञापन और मेमोरेंडम दिया जा रहा है, और वो अपने पीए को इशारा करता जा रहा है, ये करो वो करो, ये करो वो करो। अब वो साहित्यकार ठहरा, देखा ये तो बड़ी गजब की जिंदगी है। करीब 7-8 घंटे बाद जब घर लौटा तो उसके मित्र ने पूछा, भैया तुम्हारा रोज का ही काम? बोले हाँ रोज का काम है। बोले सुबह से शाम तक लोगों की यही सुनते? बोले हाँ यही सुनते हैं। बोले घर आके क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, सबसे पहले कान से अपना ठप्पा निकालता हूं। अब बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि ये बात तो मैंने विरोध में की है, पर हर व्यक्ति को व्यवहार कुशल होना चाहिए। यदि सीधी सीधी बात करोगे तो निश्चित रूप से आप सफल नहीं होंगे। मैं कान में ठप्पा लगाने की बात तो नहीं करता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, सामने वाले का काम कर पाओ या न कर पाओ, आपकी सीमाएं होती है, व्यवस्था होती है। आज प्रधानमंत्री से भी कोई चाहे तो सब काम नहीं करा सकते, पर अपने व्यवहार से सामने वाले को संतुष्ट जरूर किया जा सकता है, और जो इसमें सफल होता है वो जनता के दिलों में रहता है। श्री गोपाल धूत जी, रोटरी क्लब सतना, उसको बात कर रहेंगे। हाँ, क्या नाम? मैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल। अच्छा। श्री चरणों में सादर प्रणाम। आदरणीय, मेरा एक सवाल है। जनरली क्या होता है, लोग बोलते हैं कि चिकित्सकों ने चिकित्सा को एक व्यवसाय बना रखा है। मेरा एक कहना है कि वकील लोग वकालत करते हैं, चार्टर अकाउंटेंट भी एक व्यवसाय करते हैं, सभी बिजनेसमैन व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय ईमानदारी से होता है, और डॉक्टर्स लोग भी व्यवसाय ईमानदारी से करते हैं। हम जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है वो व्यवसाय ही करते हैं। हम कोई हमारा प्रोफेशनल चिकित्सा का है और हम उसका व्यवसाय करते हैं, मगर हम व्यवसाय ईमानदारी से करते हैं। तो लोग ये क्यों कहते हैं कि चिकित्सा को एक व्यवसाय बना दिया है? चिकित्सा तो एक व्यवसाय है ही, प्राइवेट चिकित्सा तो एक व्यवसाय ही है। देखिए, बात बिल्कुल सही है, मार्गदर्शन करिए। मैंने इस विषय में प्रकाश डाल दिया। व्यवसाय तो है, लेकिन ध्यान रखना, अन्य व्यवसायों में और चिकित्सा के व्यवसाय में अंतर है। अन्य व्यवसाय केवल जीवन के निर्वाह के लिए होता है, और चिकित्सक का कर्म जीवन को बचाने का है, सब जगह से आस छोड़ कर आया। हमारे शास्त्रों में ये तक बताया है कि चिकित्सक की संपूर्ण भरण पोषण का दायित्व समाज का है। पुराने जमाने में भी होता था, आज भी वो चिकित्सा करे और उसके लिए पैसा ले, इसमें कोई भी गलत काम नहीं है। बस गलत जो बात मैंने की वो पद्धति की है, गलत पद्धति से ना करे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। एकांगी रूप से देखे कि चिकित्सा एक व्यवसाय है तो ये बात ठीक नहीं। रोटरी क्लब सतना के श्री गोपाल धूत जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सौभाग्य केसरी, वैश्य महासम्मेलन के युवा इकाई के जिलाध्यक्ष। मुनि श्री के चरणों में मेरा नमन। मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान युग में व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे, उसकी दौड़ में अपनों को भूल रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें, कारण क्या है और समाधान क्या है इसका? अपनों को इसलिए भूल रहा है क्योंकि सपनों में खो रहा है। सपना टूट जाए, सत्य को जान ले तो सब अपने को पहचान ले।
श्री सौभाग्य केसरी जी, वेस्ट महासम्मेलन युवा इकाई के जिलाध्यक्ष। उसके बाद आनेंगे राकेश तिवारी, स्वदेशी जागरण मंच के विभागीय संयोजक। श्री मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज, अरय सागर जी महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरा आपसे मैं अपना विचार रखना चाहूँगा गुरु जी की जैसे अपन कोई भी नया कर्म करने जाते हैं तो उसमें हमारे मन में शंकाएं बहुत सारी होती हैं, उसके बाद मन में भय भी बना रहता है। क्योंकि मैं युवा हूं तो जैसे मैं शिक्षा जगत की बात करूं तो युवाओं में काफ़ी भय होता है कि हमको आगे क्या करना है। व्यवसाय, क्योंकि कोई युवा जब नया व्यवसाय चालू करता है तो उसके भी मन में भय होता है, और अगर शादी संबंध में भी वो जाना चाहता है तो उसके मन में भी भय होता है। तो मैं आपसे आपका आशीर्वचन चाहूँगा कि हम युवाओं को दें। देखिए, भय मन की एक दुर्बलता है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपके मन में आत्मविश्वास हो, सोच में सकारात्मकता हो, तो आपके ऊपर भय कभी हावी नहीं होगा। जो भी निर्णय लें पूर्ण आत्मविश्वास के साथ लें और सोच को सकारात्मक रूप में सकारात्मक बनाते हुए अपने निर्णय को साकार करें। कई बार लोगों से गलतियां होती है, गलतियां होनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती होने के बाद भी यदि हमारे मन में सही जज्बा हो तो हम अपनी गलतियों को भी सही साबित करने में समर्थ हो सकते हैं। इसके लिए अभ्यास करना चाहिए और उसी अनुरूप जीवन का प्रयास होना चाहिए। आज समय पूर्ण। अच्छा, एक सवाल कर लीजिए। हाँ, राकेश तिवारी जी, स्वदेशी जागरण मंच के विभागीय संयोजक। यहाँ का कल कर लेंगे। युग दृष्टा श्रद्धेय मुनिवर को सादर नमन। एक समाधान की आकांक्षा है कि वर्तमान परिदृश्य में आधुनिकता की होड़ में जो नई पीढ़ी वर्तमान समय पे जो है उसमें पारिवारिक विखंडन की स्थिति बहुत चिंताजनक है। और एक सर्वे के अनुसार 3 से 5 वर्ष की अवधि में लगभग 20 से 22% जो परिवार हैं उनमें डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है। इस बदले हुए परिवेश में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवत गीता में वर्णित क्या पुरुष एवं प्रकृति का जो अवधारणा है, क्या इसमें कुछ मदद कर सकती है? जी देखिए, ये अवधारणा बहुत मददगार है। दरअसल ये सब चीज़ें जो हो रही है, विखंडन, ये किसकी वजह से हो रही है? ये सब भ्रांति के परिणाम स्वरूप हो रही है। हर कोई भ्रमपूर्ण जीवन जी रहा है, जीवन के यथार्थ से अनभिज्ञ होकर जी रहा है और अपने अहम को संपुष्ट करने में लगा हुआ है। भ्रम का निवारण हो, जीवन के सत्य को जाने तो अहम अपने आप दूर होता है। आज जितने भी विखंडन के प्रकरण हैं उन सब की जड़ में मूलतः अहम है। अहंकार के कारण ही क्रोध, हिंसा और उत्पीड़न जैसे कृत्य होते हैं। हमें उसे समाप्त करना हो और वह प्रकृति पुरुष की पूरी व्यवस्था को, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें जड़ चेतन की व्यवस्था को जो लोग समझ ले, उनकी अविद्या, उनका अज्ञान दूर होगा, जीवन के यथार्थ का बोध होगा, तो सब समस्याओं का समाधान होगा। हमें चाहिए कि हम आध्यात्मिक चेतना को जगाने का उपक्रम करें ताकि भौतिकवादी सोच से बचा जा सके। जैन महिला मिलन की अध्यक्षा अर्चना जैन और उनके साथ अनिता जैन अवंती। एक सवाल पूछ लेंगे, फिर सभी सदस्य खड़े हो जाएं। बस आखिरी। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है, प्रतिज्ञा में बंद कर अधर्म का साथ देना कहाँ तक उचित है? जैसे भीष्म पितामह ने ज्ञानी होने के बाद भी अधर्म का साथ दिया, फिर भी उनका यश और गुणगान है, ऐसा क्यों? देखिए, भीष्म पितामह के जीवन में एक बात जरूर रही कि ज्ञानी होने के बाद भी अधर्म का साथ दिया
लेकिन भीष्म पितामह के पूरे जीवन के इतिहास को पलटकर देखो, उनने अपने जीवन में कोई भी प्रतिज्ञा खंडित नहीं की। वो अपने वचन के पक्के थे और पूरे जीवन काल उन्होंने ऐसा किया। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट भी किया कि उस समय मुझे बोध नहीं हुआ क्योंकि मैं अन्याय का धन खाया हुआ था। अब मेरे अंदर का जब वो सर पर लेटे थे, सरसैया पर लेटे थे, उनके शरीर से रक्त बह चुका था, तब उन्होंने कहा था कि अब मेरे शरीर का विकृत रक्त निकल गया, तब मेरे अंदर सद्बुद्धि आई। तो ये इस बात का प्रमाण है कि अच्छे व्यक्ति भी गलत अन्न से अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर लेते हैं, इसलिए हमें अपने खान पान पर भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए एक सुधीर जी। नमोस्तु महाराज। सवाई सिंह नमोस्तु। सुधीर जी कटनी, जो भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं। नमोस्तु गुरुवर। डॉक्टरों के सत्र में एक मरीज को भी प्रश्न करने का हक मिलना चाहिए। जरूर 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 जरूर। गुरुवर, हमने भावनाओं के बहुत से रंग देखे हैं, लेकिन कल की आगवानी में मेरी इस सतना में जो इंद्रधनुषी 7 रंग देखे, उनसे आपके चरण पखारने का मन होता है सारे सतना वासियों की तरफ से। गुरुवर, यहां शरीर के डॉक्टर मौजूद हैं, यहां मन के डॉक्टर मौजूद हैं, यहां धर्म के डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ रहा है वो मरीज आपसे प्रश्न करना चाहता है। गुरुवर, सतना मेरी कर्म भूमि रही है। यही मैंने अपने यौवन में यहीं से व्यवसाय सीखा, यहीं से धर्म सीखा, यहीं से कर्म सीखा। कर्म धारा के ऊपर ज्ञान धारा, ये दोनों की जुगलबंदी भी मैंने सतना से सीखी। लेकिन गुरुवर, क्या बताएं, जैसे जैसे सफेदी बढ़ती गई, विकलताओं की गठरी का बोझ सिर पे बढ़ता गया। इस दर्द की दवा सिवाय संतों के, सिवाय गुरुओं के अलावा और कहीं नहीं है। बताइए, इस गठरी के बोझ को हम कैसे कम करें? नमोस्तु। कुछ नहीं, बड़ा सरल सा उपाय है। गठरी के बोझ के लिए कुछ नहीं करना, मुट्ठियां बांध करके बोझ को उखाड़ फेंकना है, काम खत्म। अब क्या हो गया, इतना ही में तो काम हो जाएगा, है ना? हाँ, वैकेंसी निकल जाएगी, चिंता मत करना। नमस्ते गुरु जी। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हिंदू पर्व समन्वय समिति के प्रमुख श्री उत्तम बनर्जी जी को। नमोस्तु गुरुवर। आज तो बड़ा आनंद का माहौल रहा और प्रथम प्रश्न के जवाब में पूरा माहौल गंभीर हो गया था और अंतिम प्रश्न के समाधान में पूरा माहौल बड़ा उत्साहजनक हो गया है। और समाज के अंदर इस प्रकार से जो समाज की चिकित्सा है महाराज, जो समाज के मन में जो भेदभाव है, यह इसकी चिकित्सा होना जरूरी है। और क्योंकि मैं ऐसे मंच का प्रतिनिधित्व करता हूं कि जिसने हम लोगों ने 15-16 वर्ष के से पूरे समाज को एक करने का प्रयास किया है, फिर भी अभी एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो पहले कष्ट में था, उसका कष्ट दूर करने का प्रयास बहुत हुआ, पर वो फिर भी विद्रोही अभी हो रहा है। तो ये ऐसा वर्ग कि जिनके निश्चित रूप से हजारों वर्ष तक उन्होंने एक अस्पृश्यता की मार झेली है, उनको हृदय से लगाने के लिए समाज कैसा बनना चाहिए, यह एक मेरा प्रश्न है। कृपया समाधान बहुत अच्छी बात आपने की है और बहुत गंभीर बात है। हमें समाज के हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। ये सब चीज़ें ऊपर की है, हमें भीतर की बात समझना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं, सीप का नहीं मोती का,
दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करना चाहिए। मैं बात को दोहरा रहा हूं, सीप का नहीं मोती का और दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करना चाहिए। मनुष्य जन्म से न तो महान होता है न नीच होता है, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं और कर्म ही उसे नीच बनाते हैं। पतित से पतित प्राणी भी अपना रूपांतरण कर पावन बन सकता है, पावन क्या वो परमेश्वर भी बन सकता है। जीवन के सत्य को समझना चाहिए और सर्वव्यापी दृष्टि रखनी चाहिए। जब हम अद्वैत की दृष्टि से देखते हैं तो सब में तो एक सी आत्मा है। और भगवान महावीर कहते हैं आया तुला पयाशु, सबको अपने समान देखो, किसी को ऊंचा और किसी को ओछा देखने की प्रवृत्ति ठीक नहीं। समाज में बदलाव आना चाहिए। किसी को नीच दृष्टि से देखने की जगह नीच कर्म से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। आज समाज में इसकी जरूरत है और हम सबको ऐसी ही सामाजिक चेतना जगाने की कोशिश करनी चाहिए जो सामाजिक समरसता को उद्घाटित कर सके। पर विडंबना है आजकल सब बातों का राजनीतिक प्रयोग होने लगा है, वो नहीं होना चाहिए। ये मानवीयता से जुड़ी हुई बातें हैं और इन्हें हमें उदात्त मानवीय दृष्टि से ही देखना चाहिए। समय आप सबका। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए विराम दूंगा।